वेलकम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एम कुमार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर मंजेश कुमार फिर आपके लिए पॉलिटी करंट के टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है तमिलनाडु गवर्नर केस 2025, या जिसको कानून की भाषा में कहते हैं द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर केस। अभी अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ, और जिसमें शामिल थे जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जेबी पर्दीवाला, इन्होंने राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों, जिसको हम डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर कहते हैं, पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। और उसी के संदर्भ में भारत के संविधान के आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 की एक बहुत ही व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की। और यह निर्णय इतना चर्चित हुआ कि उस निर्णय के बाद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह निर्णय गलत है। और उन्होंने यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 142 के रूप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो वह कहीं भी गिरा देता है। इसलिए यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है और आज हम इस निर्णय को बहुत विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखो, क्योंकि आईएएस पीसीएस के एग्जाम के लिए हमारा चैनल समर्पित है और उसके लिए यह आने वाले समय के लिए वीवीआई टॉपिक होने वाला है। हम तमिलनाडु गवर्नर केस पर विशेषकर चर्चा करेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले राज्यपाल के पद के बारे में कुछ बुनियादी चीजें जान लें, जिससे कि तमिलनाडु गवर्नर केस के निर्णय को समझने में आसानी होगी। भारत के संविधान की यदि हम बात करें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है। और आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यद्यपि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो राज्यपाल का पद एक अनिवार्य पद है। और यह संघ में जैसे राष्ट्रपति का पद है, काफी हद तक उससे मिलता जुलता एक पद है। राज्यपाल की नियुक्ति की जहां तक बात है तो आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसका मतलब है कि नियुक्ति की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं, और संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। जहां तक राज्यपाल के कार्यकाल और पद मुक्ति की बात है तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब कि भारत का राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पदमुक्त कर सकता है। तो पूरी तरह यह केंद्र पर निर्भर पद है। और यही कारण है कि वर्तमान में भारत में राज्यपाल का पद एक बहुत ही विवादित पद बनकर उभरा है। राज्यपाल के पद को यदि हम देखें तो राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट की भूमिका निभाए, उसी भांति जैसे भारत के राष्ट्रपति संघ में करते हैं। लेकिन राज्यपाल से एक और भूमिका, जिसके कारण उसको हम दोहरी भूमिका कहते हैं, डबल रोल, कि एक और भूमिका अपेक्षित है, और वो भूमिका है कि वह संघ या केंद्र का प्रतिनिधि है। और इन्हीं 2 भूमिकाओं में समन्वय न होने के कारण, और विशेषकर जब दलीय राजनीति
हावी होती है तो राज्यपाल का पद विवादित होता है। यदि हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना करें तो ज्यादातर शक्तियां दोनों में समान हैं। प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, अध्यादेश जारी करना, विधेयकों को वीटो करना, क्षमादान प्रदान करना आदि। और सामान्यतः इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर और राज्यपाल प्रांतीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में एक बड़ा अंतर, और वो अंतर है स्वविवेक की शक्ति या डिस्क्रिशनरी पावर। और यही स्वविवेक की शक्ति है जो अभी तमिलनाडु गवर्नर केस, जिसे हम समझने वाले हैं, वो उस निर्णय का मूल बिंदु है। यदि हम राष्ट्रपति के पद को देखें तो राष्ट्रपति भी कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से कार्य करते हैं। तो स्वविवेक का अर्थ है कि जहां मंत्री परिषद के परामर्श को वह मानने के लिए बाध्य नहीं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए भारत के संविधान में कहीं भी डिस्क्रेशन या स्वविवेक शब्द का उल्लेख नहीं। हां, व्यवहार में राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक से कार्य कर सकते हैं। संविधान में प्रत्यक्षतः राष्ट्रपति के लिए स्वविवेक शब्द या डिस्क्रेशन या ऐसा कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन जब हम गवर्नर या राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदत्त है। इसका मतलब संविधान में स्पष्टतः, प्रत्यक्षतः, खुले तौर पर राज्यपाल के लिए डिस्क्रेशन या स्वविवेक शब्द का प्रयोग किया गया है। सवाल उठता है कि राज्यपाल के डिस्क्रेशनरी पावर या स्वविवेक की शक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? यह आर्टिकल है 163 या अनुच्छेद 143, 163 या अनुच्छेद 163। जब हम आर्टिकल 163 को पढ़ते हैं तो 163 तीन खंडों में या तीन क्लॉज में बटा है। 163 क्लॉज 1, 163 क्लॉज 2 और 163 क्लॉज 3। तमिलनाडु गवर्नर केस को समझने के लिए इसको भी थोड़ा सा जरूर समझना। सबसे पहले देखें 163 क्लॉज 1 क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है, उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। और उसके बाद लिखा है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अब अगर हम राष्ट्रपति से तुलना करें तो इसी का पैरेलल या समानांतर आर्टिकल है 74 क्लॉज 1। लेकिन उसकी भाषा यह है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। लेकिन राज्यपाल में इस शब्दावली के साथ कुछ अन्य भी, और वो क्या है कि उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, तो उन मामलों को छोड़कर, कुछ मामलों को छोड़कर जहां राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करना अपेक्षित है, और उसके बाद है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो 163 क्लॉज 1 से यह क्लियर होता है कि कुछ मामलों में राज्यपाल से स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा। अब प्रश्न उठता है कि वे विषय कौन से जहां राज्यपाल स्वविवेक से अर्थात राज्य की मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकता है। हमारे संविधान में इसका कोई इन्यूमरेशन, इसकी कोई गणना नहीं है, लिस्टिंग नहीं। तो फिर कैसे तय होगा कि कौन से विषय हैं जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य कर सकता है? तो यह इसका उत्तर आर्टिकल 163 क्लॉज 2 से मिलता है। 163 क्लॉज 2 कहता है कि कौन से विषय स्वविवेक के अंतर्गत आते हैं, यह राज्यपाल स्वयं तय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
इसका मतलब ये पूरी तरह राज्यपाल को तय करना है कि किन विषयों में उसे स्वविवेक से कार्य करना है। और 163 क्लॉज 3 कहता है कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या परामर्श दिया, यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा। तो कुल मिलाकर यदि हम आर्टिकल 163 का सारांश जानें तो 163 यही कहता है कि सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में वे स्वविवेक से कार्य कर सकते हैं। और ऐसे विषय कौन से होंगे ये राज्यपाल स्वयं तय करेंगे। और क्या सलाह मंत्रियों ने दी राज्यपाल को, यह राजनीतिक विषय है और इसलिए यह न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा। अब हमने यह देखा कि राज्यपाल को तय करना है कि स्वविवेक के अंतर्गत क्या क्या आता है। चूंकि संविधान में राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों की स्पष्टतः कोई गणना नहीं, लेकिन परंपरा अनुसार राजनीति के व्यवहारिक परिचालन को देखते हुए अभी तक कुछ ऐसे विषय एक आम सहमति है कि अमुक अमुक विषय राज्यपाल के स्वविवेक में आएंगे। जैसे जब राज्यपाल आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं तो आमतौर पर यह सर्व स्वीकृत है कि वह कार्य मंत्रिपरिषद से पूछकर नहीं करेंगे, स्वविवेक से करेंगे। इसी प्रकार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो राज्य की मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, तो वहां राज्यपाल स्वविवेक से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाते हैं। तो ऐसे कई व्यवहारिक विषय, उन्हीं व्यवहारिक विषयों में एक अनुच्छेद है 200, आर्टिकल 200। और अब हम लोग तमिलनाडु गवर्नर केस के मुख्य बिंदु पर आ गए, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नर केस इसी अनुच्छेद 200 के इर्द गिर्द घूमता है और इसके केंद्र में यही आर्टिकल है। तो अभी तक हमने यह समझा कि स्वविवेक की शक्ति राज्यपाल से अपेक्षित है और उसकी गणना नहीं है, लेकिन व्यवहार में कुछ स्थलों पर स्वविवेक देखा जा सकता है, जिसमें आर्टिकल 200। तो यहां पर हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आर्टिकल 200 क्या है। बेहतर तरीके से समझ पाने के लिए यह बात जरूरी है कि हम पहले उसका ओरिजिनल टेक्स्ट देखें। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 क्या है। तो यहां मैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की सहायता लूंगा, इंटरनेट की सहायता लूंगा और आपके सामने आर्टिकल 200 का टेक्स्ट है। पहले मैं इसको पढ़ता हूं, फिर इसको सरल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। तो आर्टिकल 200 क्या है कि जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया हो तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और राज्यपाल या तो यह घोषित करेगा, शब्द क्या है, करेगा, द गवर्नर शैल, कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या वह उस पर अनुमति रोक लेता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। परंतु अब देखो, परंतु का मतलब यह है प्रोविजियो 1 या जिसको कहते हैं परंतुक पहला, प्रोविजियो। परंतु राज्यपाल विधेयक को अनुमति देने के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर या उसके किसी विनिर्दिष्ट उपबंध पर पुनर्विचार करेंगे और विशिष्टतया ऐसे किसी संशोधन को प्रस्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे। संविधान है, टफ है, जिसकी सिफारिश वह अपने संदेश में कर सकता है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदन या दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। यहां भी है, नहीं रोकेगा, शैल नॉट, सकता नहीं, नहीं रोकेगा। परंतु यह और कि राज्यपाल, अब देखो ये सेकेंड प्रोविजो है,
प्रोविजो सेकेंड मतलब दूसरा परंतु यह और कि राज्यपाल किसी ऐसे विधेयक को अनुमति नहीं देगा, अभी तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, जो राज्यपाल की राय में यदि वह कानून बन जाता है तो उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार अल्पीकृत करता है कि वह पद खतरे में पड़ जाता है, जिसे भरने के लिए इस संविधान के द्वारा उस न्यायालय का निर्माण किया गया है। तो यहां पर हमने आर्टिकल का लेटर देखा। लेटर का मतलब कि आर्टिकल 200 क्या है। अब संविधान है, जटिल तो है। अब इस अनुच्छेद 200 को सरल भाषा में समझिए, क्योंकि पूरा तमिलनाडु गवर्नर के इसी आर्टिकल 200 की व्याख्या पर टिका हुआ है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जो हमने पढ़ा आर्टिकल 200 वो एक्चुअली क्या है, अनुच्छेद 200 है क्या। अनुच्छेद 200 को अगर सिंपल लैंग्वेज में देखो, बहुत सिंपल, तो आर्टिकल 200 ये कहता है कि जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कर दिया, तो जैसे संघ में जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, उसके बिना वो कानून का रूप नहीं ले सकता। तो वैसे ही जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल की सहमति जरूरी है, और उसकी सहमति के बिना कानून का रूप नहीं होगा। तो वही बात यहां है कि किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल ने मान लो पारित कर दिया, राज्य विधानमंडल से विधेयक पारित हो गया, तो अब विधेयक राज्यपाल के पास आता है, और यहां पर राज्यपाल के पास 3 विकल्प। पहला कि राज्यपाल उस विधेयक को अनुमति देगा, और इसका परिणाम क्या होगा कि विधेयक कानून बन जाएगा। पहला विकल्प ये। दूसरा विकल्प है कि राज्यपाल उस पर अनुमति रोक लेगा, कह देगा कि आई विदहोल्ड एसेंट, मतलब अनुमति नहीं देगा, रोक लेगा, और अनुमति रोक लेगा तो इसका परिणाम यह है कि वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। और तीसरा कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित करेगा। इसका मतलब राज्यपाल उस पर स्वयं कोई निर्णय नहीं लेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित करेगा कि भारत के राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेंगे। उसके बाद 2 प्रोविजो आते हैं, 2 परंतु आते हैं, जिसमें प्रोविजो 1 कि राज्यपाल यदि चाहे उस विधेयक को न तो अनुमति दे, न अनुमति रोके, और न राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित करे, बल्कि उस विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटा दे, यह कहते हुए कि राज्य विधानमंडल उस पर पुनर्विचार करे, और यदि पुनर्विचार के पश्चात राज्य विधानमंडल उस विधेयक को दोबारा पारित करे तो अगली बार राज्यपाल सहमति देगा, सहमति देने के लिए बाध्य। और उसके बाद प्रोविजो 2 है कि एक अनिवार्य परिस्थिति है जब राज्यपाल विधेयक को अवश्य राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। तो अन्य मामलों में राज्यपाल चाहे तो आरक्षित कर सकता है, लेकिन एक मामले में वह राष्ट्रपति के लिए अवश्य आरक्षित करेगा, और वो है कि अगर विधेयक हाई कोर्ट की पावर कम करता है, याद करो अल्पीकृत करता है, हाई कोर्ट की पावर यदि कम करता है तो अवश्य उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो अब थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं कि आर्टिकल 200 क्या है। आर्टिकल 200 कहता है कि जब विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होता है तो वो राज्यपाल के पास आता है। उसके पास पहला विकल्प है राज्यपाल के पास कि वह अनुमति दे दे तो विधेयक कानून बन जाएगा। दूसरा विकल्प है कि वह अनुमति रोक ले तो विधेयक कानून नहीं बनेगा। तीसरा विकल्प है कि वह स्वयं कोई निर्णय ना ले, वो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले और उस पर राष्ट्रपति निर्णय ले। और उसके बाद 2 प्रोविजो है। पहला प्रोविजो है कि ये 3 करने की बजाय एक अन्य काम भी राज्यपाल कर सकता है कि वह न तो उसको अनुमति दे, न उस पर अनुमति रोके, न उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे, बल्कि विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस भेज दे, यह निर्देश देते हुए कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। और अगर राज्य विधानमंडल ने पुनर्विचार किया और दोबारा साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो अगली बार राष्ट्रपति अनुमति देगा। यह पहला प्रोविजो है। और दूसरा प्रोविजो है
कि एक ऐसी परिस्थिति है जब राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए ही आरक्षित करेगा, उस पर कोई निर्णय खुद नहीं लेगा। और वह परिस्थिति क्या है कि अगर विधेयक हाई कोर्ट की पावर को कम करता है तो राज्यपाल के लिए ये सारे विकल्प नहीं है और केवल ये वाला विकल्प कि वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। तो ये हमने देख लिया आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 इस पूरे निर्णय की कुंजी है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखना जरूरी है। मैं आगे फिर इस पर आऊंगा। अब आओ कि इसके बाद एक और आर्टिकल को समझ लेने से आसानी होगी और वो है आर्टिकल 201। तो आर्टिकल 201 क्या है? वो इस थर्ड का विस्तार है। थर्ड क्या है कि राष्ट्रपति विधेयक को राज्यपाल के पुनर्विचार के लिए राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो जब राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित करता है तो विधेयक अब राज्य से केंद्र में पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या निर्णय लेगा, इससे संबंधित प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 201। तो याद रखना है कि आर्टिकल 200 गवर्नर की पावर है और 201 प्रेसिडेंट की पावर है किस पर? राज्य के विधेयक पर। तो आओ शॉर्ट में जानते हैं कि 201 क्या कहता है। इसके लिए फिर से एक बार मैं चाहता हूं कि आर्टिकल 201 का टेक्स्ट हम लोग जानें कि अनुच्छेद 201 का टेक्स्ट क्या है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा बाय द गवर्नर राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, प्रेसिडेंट के लिए लाया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या वह उस पर अनुमति रोक लेता है। परंतु फिर देखो यहां भी प्रोविजियो है, परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश सहित लौटा दे जैसा अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक में उल्लिखित है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तो सदन या सदनों में ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर तदनुसार उस पर पुनर्विचार करेंगे और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। संविधान की भाषा है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक्चुअली ये इसमें क्या बात कही गई है। इसके लिए जानना पड़ेगा कि अनुच्छेद 201 क्या है। तो हमने जैसे चार्ट के माध्यम से 200 को देखा तो अब 201 क्या है? तो 201 है कि जब राज्यपाल ने 200 आर्टिकल के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रखा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये 201 कहता है। तो सबसे पहले ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के पास पहला विकल्प है अनुमति देगा। अनुमति देगा मतलब पारित करेगा। अनुमति देने का मतलब है कि अब राज्य का विधेयक कानून बने, यह पहला विकल्प। राष्ट्रपति के पास दूसरा विकल्प है कि अनुमति रोकेगा, कहेगा कि मैं सहमति देने से इनकार करता हूं। और अनुमति रोकने का मतलब है कि विधेयक कानून नहीं बनेगा। और स्पष्ट है कि राष्ट्रपति जो भी करेंगे वो अंडरस्टूड है संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। तो राष्ट्रपति यस भी कर सकता है और नो भी कर सकता है। लेकिन तीसरा विकल्प है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है, गवर्नर को, कि आप इस विधेयक को फिर से राज्य विधानमंडल को। तो राष्ट्रपति स्वयं राज्य विधानमंडल को नहीं भेजेंगे लेकिन राज्यपाल को निर्देशित करेंगे कि इसको पुनः राज्य विधानमंडल को भेजो। और यदि राज्य विधानमंडल ने दोबारा उसको पारित कर दिया, पुनः पारित कर दिया, तो अब याद करो कि अनुच्छेद 200 में जब राज्य विधानमंडल दोबारा पारित करता है तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन 201 में जब राज्य विधानमंडल दोबारा पारित करेगा तो आर्टिकल 201 कहता है कि वह विधेयक राष्ट्रपति के सामने पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मतलब मामला वहां पर गोल मटोल है, मामला वहां पर स्पष्ट नहीं है। केवल इतना है कि दोबारा पारित करने पर पुनः राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे नहीं करेंगे, उस विधेयक पर क्या होगा, संविधान मौन है। तो ये हमने 2 आर्टिकल देख लिए। कौन कौन से? आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। 200 राज्यपाल की पावर है
कि विधेयक को सहमति दे या सहमति रोके या राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित करे या राज्य विधानमंडल को वापस लौटाए। और आर्टिकल 201 कहता है कि जब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो सहमति दे या सहमति ना दे या उस राज्यपाल को निर्देश दे कि विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटाए। अब आओ तमिलनाडु गवर्नर केस क्या है, क्योंकि अगर हमने इतना समझ लिया तो हमने तमिलनाडु गवर्नर केस को समझने की योग्यता प्राप्त कर ली, एक बैकग्राउंड हमें मिली। तमिलनाडु गवर्नर केस को समझने से पहले थोड़ा सा तमिलनाडु की कुछ परिस्थितियों को जानना पड़ेगा कि तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। तो तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थिति की यदि बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके की सरकार और स्टालिन मुख्यमंत्री है। ये जो डीएमके है ये एनडीए का घटक नहीं, तो राज्य में डीएमके की सरकार और केंद्र में एनडीए की सरकार है और दोनों में कोई तालमेल नहीं। क्योंकि तो राजनीतिक परिस्थिति से ही पता चलता है कि तमिलनाडु में ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब दो विरोधी दल या गठबंधन की सरकार है। तो राज्यपाल केंद्र का व्यक्ति है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन और तमिलनाडु में गवर्नर है एन रवि। तमिलनाडु के गवर्नर हैं एन रवि या जो भी रवि, थोड़ा इसको चेक कर लेंगे, तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑफ कोर्स दो विरोधी पक्ष वहां पर हैं। अब थोड़ा सा एक घटनाक्रम को जाने कि ये मामला मुख्यतः प्रारंभ कैसे होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा घटनाक्रम जानना पड़ेगा और यहां पर सारा घटनाक्रम लिखा हुआ है। पहले एक बार मैं इसको पढ़ूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहां मैंने सारा डेट वाइज लिखा है, लेकिन डेट वाइज याद रखने की कोई जरूरत नहीं, तो एक बार पहले डेट वाइज देखते हैं और फिर मैं इसका समरी बताऊंगा कि एक्चुअली ये क्या है। पर डेट वाइज देखो, 13 जनवरी 2020, 13 जनवरी 2020 से लेकर 28 अप्रैल 2023, तो हम कह सकते हैं लगभग 3 साल, 3 इयर्स, 20 से लेकर 23। और इस अवधि में तमिलनाडु के राज्य विधानमंडल ने 12 विधेयक पारित किए। एक आज किया है, एक 2 महीने के बाद किया, तो 3 इयर्स में तमिलनाडु के राज्य विधानमंडल ने 12 विधेयक पारित किए। इसमें कुछ विवादित विधेयक भी थे, जिसमें जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज थी उसका कंट्रोल गवर्नर से लेकर चीफ मिनिस्टर को देना, फिशरीज, कई विधेयक थे। तो 12 विधेयक पारित किए। विधेयक जब पारित किए गए उसके बाद तमिलनाडु की मंत्रिपरिषद ने बैठक की, जो संवैधानिक नियम है, और मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को परामर्श दिया कि आप इन 12 विधेयकों को हस्ताक्षर कर दीजिए। अब विधेयक किसके पास आ गए? राज्यपाल के पास। अब यहां पर अप्लाई होगा आर्टिकल 200 कि राज्यपाल या तो उन 12 विधेयक को अनुमति देगा या उस पर अनुमति रोकेगा या उसे राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित करेगा या राज्य विधानमंडल को वापस लौटाएगा। इनमें से किसी विकल्प का प्रयोग तमिलनाडु के गवर्नर को करना था। बट आश्चर्यजनक रूप से तमिलनाडु के गवर्नर ने इनमें से किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया और उसको अपने पास लंबित रखा, पेंडिंग रखा, जिसको राजनीति विज्ञान की भाषा में हम पॉकेट वीटो कह सकते हैं। और एक तरह से स्वविवेक से पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, क्योंकि मंत्रिपरिषद ने तो कहा कि हस्ताक्षर करो, बट गवर्नर ने उस पर कुछ नहीं किया, पेंडिंग है मसला। विधि निर्माण अगर नहीं होता है समय पे तो फिर राज्य का शासन कैसे चलेगा? तो जब काफी समय बीत गया तब देखो तमिलनाडु सरकार ने 30 अक्टूबर 2023 में आकर 31 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया। वही मुकदमा है तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को नोटिस इशू किया 10 नवंबर 2023 को, उससे जवाब मांगा।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि 10 नवंबर 2023 को गवर्नर को नोटिस होता है कि भाई आपने इन विधेयकों पर कुछ भी क्यों नहीं किया, इतने दिनों से पेंडिंग क्यों। और ठीक 2 या 3 दिन, इसका मतलब कि 13 नवंबर, तो 10 को नोटिस आता है और 3 दिन के बाद 13 नवंबर 2023 को गवर्नर ने 12 विधेयकों पर निर्णय ले लिया। क्या निर्णय लिया? तो 2 विधेयक को गवर्नर ने सहमति दे दी, आर्टिकल 200 का पहला। 2 विधेयक तो कानून बन गए। अब बचे 10 विधेयक, तो 10 विधेयक पर उन्होंने सहमति रोक ली, अनुमति रोक ली। तो याद करो आर्टिकल 200 का जो दूसरा हिस्सा है कि राज्यपाल अनुमति रोकेगा, तो या तो अनुमति देगा या रोकेगा, तो 2 को अनुमति दे दी और 10 विधेयक पर अनुमति रोक ली। अब यहां ये एक बड़ा तकनीकी पॉइंट है कि अनुमति रोका लेकिन राज्य विधानमंडल को वापस नहीं लौटाया, उन्होंने केवल अनुमति रोका और राज्य विधानमंडल को इसकी सूचना दी कि हमने अनुमति रोक ली। जब अनुमति रोक ली गई उसके बाद 18 नवंबर 2023 को तमिलनाडु की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, स्पेशल सेशन, और विशेष सत्र में इन 10 के 10 विधेयकों को राज्य विधानमंडल ने दोबारा पारित कर दिया। पुनर्विचार के लिए नहीं आए, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से दोबारा पारित कर दिया। जब दोबारा पारित कर दिया उसके बाद 28/11/2023 को राज्यपाल ने इन 10 विधेयक पर को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया। अब याद करो, पहले उन्होंने 10 पर अनुमति रोकी थी, बट दोबारा पारित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया। अब राष्ट्रपति के पास आ गया तो आर्टिकल 201 आएगा। 201 के तहत राष्ट्रपति सहमति दे भी सकता है, सहमति रोक भी सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए कह सकता है। तो यहां पर राष्ट्रपति ने एक विधेयक पर सहमति दी और 7 विधेयक पर सहमति रोक ली 201 के तहत, और 2 विधेयक को कोई निर्णय नहीं लिया, पेंडिंग रखा। और जब इतना कुछ हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा चलने लगा और तब इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी 2025 में ऐतिहासिक निर्णय आया है। तो यह तो हमने एक बार डेट वाइज किया है। अब इसको मैं एक सामान्य समरी के रूप में आपको बताऊंगा, बट मैं एक बार हट जाता हूं स्क्रीन के आगे से, क्योंकि अगर किसी को डेट लिखना है तो आप इस वीडियो को रोक सकते हो और रोककर सारा डेट लिख सकते हो। हालांकि डेट की उतनी जरूरत नहीं है। अब थोड़े समय के लिए इस डेट को भूल जाते हैं और डेट को भूलकर एक जनरल समझते हैं कि डेट ना हो तब ये मसला क्या है। वो मसला ये 2020 से 23 के बीच 12 विधेयक तमिलनाडु के राज्य विधानमंडल ने पारित किए। पारित करने के बाद गवर्नर के पास भेजा गया, तो गवर्नर आर्टिकल 200 के तहत या तो सहमति देगा या सहमति रोकेगा, वो सारे कार्य करेगा, या राष्ट्रपति के लिए रखेगा या राज्य विधानमंडल को लौटाएगा। गवर्नर ने इनमें से कुछ नहीं किया और सारे के सारे विधेयकों पर कोई निर्णय नहीं लिया, पेंडिंग। जब ये पेंडिंग हुआ तो तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर को नोटिस हुआ कि अपना पक्ष रखो। जब नोटिस हुआ तो गवर्नर ने 10 विधेयक पर निर्णय ले लिया, 12 विधेयक पर निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? 2 विधेयक पर अनुमति दे दी, तो वो तो पारित हो गए, 10 बच गए। 10 को उन्होंने अनुमति रोक दी, कहा कि हम अनुमति नहीं देते। जब अनुमति रोक दी तो तमिलनाडु की विधानसभा ने उन 10 विधेयकों को दोबारा पारित कर दिया और फिर से गवर्नर को भेज दिया। जब फिर से गवर्नर को भेज दिया तो अब गवर्नर ने उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। 10 विधेयक, अब 10 विधेयक राष्ट्रपति के पास आ गए और जब 10 विधेयक राष्ट्रपति के पास आ गए तो राष्ट्रपति ने एक विधेयक को सहमति दे दी, 7 विधेयक पर सहमति रोक ली और 2 विधेयक पर कुछ भी निर्णय नहीं लिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय आया। तो अब आता है इस लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और कैसे उस निर्णय के द्वारा आर्टिकल 200 की एक व्यापक व्याख्या हुई और यहां तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद संविधान को बदल दिया। इस लेवल का उसने इंटरप्रिटेशन दे दिया।
तो आओ एक एक करके जानते हैं निर्णय के मुख्य बिंदु क्या हैं। सबसे पहला हमने जस्ट एक याद के लिए या एक इंडिकेशन के लिखा आर्टिकल 142। तो देखो ये क्या है। निर्णय का पहला बिंदु ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में प्रदत्त विशेष शक्ति का प्रयोग करते इन 10 विधेयकों को पारित कर दिया और कहा कि ये 10 विधेयक लागू हो। इसका मतलब एक असाधारण बात हो गई कि विधेयक गवर्नर के आदेश से लागू होने हैं या राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति के आदेश से लागू होने हैं, बट कोर्ट ने कहा नहीं, हम आदेश देते कि तमिलनाडु की राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित ये 10 के 10 विधेयक आज से लागू। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा कर सकता है? क्या इतनी बड़ी पावर उसके पास है? तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने उसी आर्टिकल का सहारा लिया जिसको जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बताया। कहा कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, जहां मर्जी हो वहां गिरा। थोड़ा सा जाने कि 142 क्या है। तो 142 एक बहुत ही विशिष्ट अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही खास पावर देता है। 142 कहता है कि किसी मामले में पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस, क्या शब्द है? कंप्लीट जस्टिस। किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे सकता है, कोई भी आदेश, एनी ऑर्डर, और संसद की विधि और राष्ट्रपति के आदेश के अधीन रहते हुए वह आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है संपूर्ण भारत में लागू होगा। अभी 142 का प्रयोग कई जगह हुआ। बहुत जल्द मैं बुलडोजर जस्टिस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें भी आर्टिकल 142 के तहत निर्देश दिए गए। बाबरी मस्जिद के मामले में 142, तो 142 एक विशिष्ट अनुच्छेद है। 142 कहता है कि हर मामले में पूर्ण न्याय होना चाहिए, कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस की कोई परिभाषा तो है नहीं, पर सामान्यतः यह माना जाएगा कि बिल्कुल प्राकृतिक न्याय के तहत हो, सब कुछ सही हो, कंप्लीट जस्टिस हो। और कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे सकता है, एनी ऑर्डर, जो कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी है। और अगर उस विषय पर पहले से संसद की कोई विधि नहीं, मतलब कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ग्रे एरिया है, अस्पष्टता है, या पहले से राष्ट्रपति का कोई आदेश नहीं है, कहने का मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ग्रे है, ब्लैंक है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है, और वह निर्देश संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसका मतलब है कि आर्टिकल 200 में हमने देखा कई जगह ब्लैंक है, ग्रे एरिया है। जैसे राज्यपाल सहमति देगा, सहमति रोकेगा, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाएगा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, लेकिन कोई समय सीमा आदि तय नहीं। पार्लियामेंट का कोई ऐसा लॉ भी नहीं है जो समय सीमा तय करता है। संविधान में समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का कोई ऐसा आदेश नहीं है जो समय सीमा तय करता हो, तो ग्रे एरिया। और राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित 10 विधेयक पेंडिंग पड़े हुए हैं राज्यपाल की मनमानी के कारण, पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है। और जब तक विधेयक लागू नहीं होगा तो एक निर्वाचित लोकतांत्रिक राज्य की सरकार शासन कैसे चलाएगी, और शासन नहीं चलेगा तो जनता का हित कैसे पूरा होगा। तो कई मुद्दे हैं। तो कहा कि इस मामले में भी 142 यूज होगा, और हम 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करते हुए यह निर्देश देते हैं कि यह 10 के 10 विधेयक लागू होंगे। तो सबसे पहली बात कि 142 के तहत सारे के सारे विधेयक लागू हो गए। तो शायद भारत में एक ऐतिहासिक बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक लागू कर दी। अब आओ दूसरी बात। दूसरा जो मुद्दा है तो वो इस निर्णय का सबसे केंद्रीय विषय, सबसे केंद्रीय विषय और सबसे बड़ा विवादित विषय। यहां पर आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर जब निर्णय लेंगे तो उनके लिए टाइमलाइन फिक्स की गई। क्योंकि तमिलनाडु गवर्नर केस में क्या हुआ
कि 3 साल तक गवर्नर ने कुछ नहीं किया। रीजन, टाइमलाइन फिक्स नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 200 के तहत भी टाइमलाइन फिक्स की। और याद करो 201 के तहत जब राष्ट्रपति के पास गया तमिलनाडु के विधेयक, तो राष्ट्रपति ने भी 2 विधेयकों को पेंडिंग कर दिया, वहां भी टाइमलाइन नहीं है। तो आर्टिकल 200 में भी टाइमलाइन फिक्स की और 201 में भी। तो अब क्या टाइमलाइन फिक्स की? इसका मतलब गवर्नर के सारे कार्यों के लिए अब एक समय सीमा है जो यहां पर लिखा हुआ। सबसे पहले देखो कि आर्टिकल 200 पर फिर से आते, क्योंकि 200 यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। तो 200 क्या कहता है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आएगा तो वह अनुमति देगा या अनुमति रोकेगा या राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। अब आते हैं कि जो पहला बिंदु है, टाइमलाइन है, वो इससे संबंधित है और वो क्या है तो उसको अभी हम देखेंगे कि अगर सहमति रोकता है कौन? राज्यपाल। इसका मतलब मान लो कि राज्य विधानमंडल ने विधेयक को पारित कर दिया, लेकिन पहली परिस्थिति हो सकती है कि राज्यपाल सहमति रोकेगा, या दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। सहमति दे दे तब तो विवाद ही नहीं। लेकिन 2 अन्य जो विकल्प है, सेकेंड और थर्ड, कि राज्यपाल उस पर सहमति रोक ले, जैसे तमिलनाडु में रोका गया, या राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे, वहां कोई समय सीमा नहीं है। तो अब न्यायालय कह रहा है कि यदि ये 2 कार्य, कौन कौन से 2 कार्य? सहमति रोकना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, और अगर मंत्री परिषद के परामर्श से ये 2 कार्य राज्यपाल करता है तो अधिकतम 30 दिनों के भीतर राज्यपाल को निर्णय लेना होगा। अब ये ज्यादा विवाद की बात नहीं है और इसका एप्लीकेशन ज्यादा नहीं होगा, फिर भी व्यवहार में समझें क्या इसका मतलब कि राज्य विधानमंडल ने विधेयक पारित किया, और ऐसा भी हो सकता है कि राज्य की मंत्री परिषद ने राज्यपाल से कहा कि आप इसको सहमति रोको। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राज्य की मंत्री परिषद की सहमति से ही विधेयक पारित हुए। लेकिन इमेजिन करो कि आखिरी क्षण में भी राज्य की मंत्री परिषद को लगता है कि यह विधेयक गलत पारित हो गए हैं और इनको हमें नहीं लागू करना है, तो राज्य मंत्री परिषद भी परामर्श दे सकती है राज्यपाल को कि आप इस पर अनुमति रोक लो। तो यहां राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर रहे, मंत्री परिषद की बात, या राज्य की मंत्री परिषद खुद यह निर्णय लेती है कि विधेयक राष्ट्रपति के पास जाने चाहिए और इस पर केंद्र का नजरिया जानना चाहिए। तो यहां पर पहला निर्णय क्या है कि अगर मंत्री परिषद की सहमति से, मंत्री परिषद के परामर्श पर राज्यपाल सहमति रोकता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो इसके लिए भी अधिकतम 30 दिन। तो मान लो अगर राज्य की मंत्री परिषद ने कहा कि भाई राज्यपाल इसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करो, तो राज्यपाल अनिश्चित विलंब नहीं करेगा, अधिकतम 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा। और अगर राज्य की मंत्री परिषद राज्यपाल को परामर्श देती है कि राज्यपाल आप इस पर अनुमति ही रोक लो, तो राज्यपाल अनिश्चित काल तक विलंब नहीं कर सकता, वह 30 दिन के भीतर अनुमति रोकेगा। तो पहला केस हमें यह बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां आपको कंफ्यूजन होगा किताबें या मैगजीन्स या पेपर पढ़कर फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट में ये एकदम अच्छे से समझो कि मंत्री परिषद की सहमति से, तो अगर मंत्री परिषद कहती है कि आप अनुमति रोको तो 30 दिन के भीतर अनुमति रोकना पड़ेगा, और अगर मंत्री परिषद कहती है कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजो तो गवर्नर 30 दिन के भीतर भेजेगा। यह पहली बात। अब आओ कि अगर स्वविवेक से सहमति रोकता है, स्वविवेक से, अभी तक क्या था, मंत्री परिषद ने कहा था नो करो, बट तमिलनाडु गवर्नर के मामले में स्वविवेक से तमिलनाडु गवर्नर ने बाद में सहमति रोकी थी। तो अगर गवर्नर अपने स्वविवेक से सहमति रोकता है, मंत्री परिषद कहता है आप हस्ताक्षर कीजिए, लेकिन गवर्नर उस पर हस्ताक्षर करने की बजाय कहता है कि हम अनुमति रोकते, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 3 महीने के भीतर यह काम करना होगा, और अनुमति रोकने का अनिवार्य परिणाम होगा, अनिवार्य परिणाम कि वह उसे राज्य के विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटाए। अब यह बहुत ही कानूनी रूप से बहुत ही एक सूक्ष्म बात है जिसको हमें समझना है, बहुत ही पेचीदा बात है।
और एक बड़ा ही इंटरप्रिटेशन है। इसके लिए मैं फिर से आपको ले चलता हूं आर्टिकल 200 पे। आर्टिकल 200 पे अब याद करो, जो सेकंड हम निर्णय का बिंदु पढ़ रहे, टाइमलाइन का सेकंड बिंदु, तो सेकंड बिंदु टाइमलाइन का किससे संबंधित है? इस वाले से। और कह रहा है कि ये इस वाले से अनुमति रोकेगा। और अनुमति कब रोकेगा? मंत्री परिषद के विरुद्ध। तो अगर राज्यपाल स्वविवेक से अनुमति रोकेगा, तो अब उन्होंने कहा कि अनुमति रोकने का मतलब है कि प्रोविजो 1 लागू हो जाए। अब याद करो, तमिलनाडु गवर्नर, राज्यपाल ने अनुमति रोकी और केवल इतना मैसेज किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का नया इंटरप्रिटेशन कहता है कि अनुमति रोकने का मतलब है कि अनिवार्यता परंतु 1 लागू होगा। इसका मतलब राज्यपाल अनुमति रोककर अपने पास नहीं रख सकता। अगर अनुमति रोकता है तो अनिवार्यतः उसे राज्य विधानमंडल को विधेयक को वापस लौटाना पड़ेगा। इसको ऐसे समझे कि इस निर्णय से पहले ऐसा माना जाता था कि राज्यपाल के पास 4 विकल्प। इस निर्णय से पहले 4 विकल्प क्या है? कि वह राज्य के विधेयक को अनुमति दे दे, पहला विकल्प। वह राज्य के विधेयक पर अनुमति रोक ले, दूसरा विकल्प। वह राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित करे, तीसरा विकल्प। और वह राज्य के विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटाए, चौथा विकल्प। तो अभी तक की इंटरप्रिटेशन यह थी कि 4 विकल्प। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, विकल्प 3 ही है। ये 3 है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि विकल्प 3 है। ये 3 विकल्प कौन कौन से 3 विकल्प? कि या तो अनुमति देगा, या अनुमति रोकेगा, या राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। तो फिर सवाल उठता है, ये क्या है? तो कहा कि ये सेकंड का विस्तार है, दोनों में एक कोरिलेशन है। इसका मतलब अनुमति रोकने का एक्सटेंशन है विधानमंडल को लौटा। तो पहले यह माना जाता था कि अनुमति न रोके तभी विधानमंडल को लौटा सकता है, लेकिन अब की इंटरप्रिटेशन को यह कहता है कि अगर अनुमति रोकेगा कौन? राज्यपाल, तो अनिवार्यतः उसे राज्य विधानमंडल को वापस लौटाना पड़ेगा। तो एक तरह से 4 विकल्प पहले स्वतंत्र थे आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास, लेकिन अब 3 स्वतंत्र विकल्प हैं और चौथा विकल्प अनुमति रोकेगा का विस्तार है। इसका जो प्रोविजो 1 है वो अनुमति रोकेगा का एक्सटेंशन। तो अब इसका व्यवहार में परिणाम क्या होगा? कि जब भी राज्यपाल राज्य के विधेयक पर अनुमति रोकेंगे तो उसका अनिवार्य परिणाम होगा कि वो राज्य विधानमंडल को वापस लौटाए, और राज्य विधानमंडल ने अगर दोबारा पारित कर दिया तो उसको सहमति देनी पड़ेगी। तो एक तरह से राज्यपाल के डिस्क्रिप्शन को कम कर दिया। तो अब आ जाओ कि फिर से हम लोग आते हैं अपने विषय पर, निर्णय के मुख्य बिंदु, टाइमलाइन। तो अगर स्वविवेक से सहमति रोकता है, स्वविवेक से, तो राज्य विधानमंडल को लौटाना ही पड़ेगा। और कितने समय के भीतर लौटाएगा? 3 माह के भीतर। उसके बाद आगे की चीज वही लागू हो जाएगी कि अगर राज्य विधानमंडल फिर पारित कर दिया तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात। अब तीसरी बात है कि यदि राज्यपाल विधेयक को अनुमति ना दे, ना उस पर अनुमति रोके, फर्स्ट और सेकंड का यूज ना करे, थर्ड का यूज करे आर्टिकल 200 में। थर्ड क्या है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। और अगर वह स्वविवेक से आरक्षित करे, मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं, मंत्रिपरिषद ने कहा आप हस्ताक्षर करो। लेकिन तमिलनाडु केस को समझो कि तमिलनाडु केस की तरह वो स्वविवेक से उसको राष्ट्रपति के लिए रखे, तो अधिकतम 3 माह के लिए उसको 3 माह के भीतर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना पड़ेगा। और चौथी बात कि राज्य विधानमंडल यदि पुनः पारित कर देती, इसका मतलब राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल को लौटाया, और अगर राज्य विधानमंडल दोबारा पारित कर दे तो अब इसके लिए समय सीमा है कि 30 दिन के भीतर राज्यपाल को अनुमति देनी पड़ेगी। इसका मतलब एक बार में फिर से सिंप्लीफाइड वे में ये 4 पॉइंट्स आपको बताता हूं, क्योंकि यही 4 पॉइंट निर्णय का सबसे मुख्य बिंदु है। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट यह कहता है कि जब राज्य विधानमंडल का विधेयक राज्यपाल के पास आता है
और राज्यपाल या तो उसको अनुमति रोक दे या राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित करे, लेकिन ये दो काम यदि मंत्री परिषद के परामर्श से हो रहा तो 1 माह का समय, मंत्री परिषद के परामर्श। अब आते हैं दूसरी बात कि यदि राज्यपाल स्व विवेक से उस पर सहमति रोकता है, खुद अपनी विवेक से, तो अब उसको प्रोविजियो 1 का पालन करके राज्य विधानमंडल को वापस लौटाना पड़ेगा और इस पूरी प्रक्रिया के लिए केवल 3 माह का समय राज्यपाल को है। फिर तीसरी बात कि यदि राज्यपाल स्व विवेक से विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित करते हैं तो यहां भी 3 माह के भीतर उनको आरक्षित करना पड़ेगा। तो जो तमिलनाडु में 3 साल का विलंब हुआ वो नहीं चलेगा। और चौथा कि यदि राज्यपाल ने विधेयक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटाया और राज्य विधानमंडल ने दोबारा पारित कर दिया तो अब राज्यपाल को 1 महीने के भीतर विधेयक को सहमति देनी पड़ेगी। तो निर्णय का दूसरा सबसे मुख्य बिंदु क्या है कि अब राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत जब निर्णय लेंगे तो हर निर्णय के लिए टाइम लाइन, किसी के लिए 3 माह और किसी के लिए 1 माह। अब आते हैं निर्णय का अगला बिंदु कि राज्यपाल के लिए तो समय सीमा है, जब विधेयक 201 के तहत राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा है। अब किसने तय की? सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहले आर्टिकल 200 में भी कोई समय सीमा नहीं थी, 201 में भी समय सीमा नहीं थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 200 में भी समय सीमा तय की और आर्टिकल 201 में भी समय सीमा तय की। क्या समय सीमा तय की? कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा राज्यपाल से, तो राज्यपाल ने आरक्षित किया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर 3 माह के भीतर निर्णय लेगा। इसका मतलब या तो 3 माह के भीतर उसको अनुमति दे या 3 माह के भीतर अनुमति रोके या 3 माह के भीतर राज्यपाल को निर्देश दे कि वह उस विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटाए। तो 201 के तहत 3 माह की समय सीमा है। तो यह निर्णय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कहते हैं टाइमलाइन फिक्स करना। निर्णय का तीसरा बिंदु है कि आर्टिकल 200 याद करो गवर्नर से रिलेटेड और आर्टिकल 20 प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो जब आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल निर्णय लेंगे और आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति निर्णय लेंगे तो उनका निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा। इसका मतलब इतने निर्देश के बाद भी यदि वो गड़बड़ी करते और 3 महीने की समय सीमा के बजाय फिर उसको 3 साल तक पेंडिंग कर लेते हैं तो अब न्यायिक पुनरावलोकन का विषय होगा, मामला कोर्ट में जाएगा और न्यायालय उस पर विचार करके समुचित निर्णय देगा। उसके बाद चौथी चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक। चौथा पॉइंट यह कहता है कि यदि राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किया और उसका आधार यह है कि वह विधेयक असंवैधानिक, क्योंकि जब भी राज्यपाल आरक्षित करेंगे राष्ट्रपति का तो कुछ ना कुछ आधार होगा। तो मान लो उसका आधार संवैधानिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कि यह विधेयक संवैधानिक है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। याद करना कि यह जो चौथा बिंदु है यह बाध्यकारी नहीं है, यह जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, एक तरह से परामर्श है कि जब राज्यपाल इस आधार पर विधेयक राष्ट्रपति को भेजे कि विधेयक असंवैधानिक है तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के लिए उचित होगा, बाध्यकारी नहीं, उचित होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगे। हमें पता है कि आर्टिकल 143 यह कहता है कि किसी विषय पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो एक तरह से यहां उन्होंने कहा कि आपको परामर्श लेना चाहिए, हालांकि बाध्य नहीं। और निर्णय का एक बिंदु यह भी है कि यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित करे तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं होगा। अब याद करो तमिलनाडु केस में क्या हो कि विधेयक को दोबारा राज्य विधानमंडल ने पारित किया, तब गवर्नर ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया, कहा नहीं। अगर दोबारा राज्य विधानमंडल पारित कर देता है तो राज्यपाल को अनिवार्यता सहमति देनी होगी, फिर वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक को नहीं कर सकता है। तो यही कुल मिलाकर तमिलनाडु गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने आर्टिकल 200 को एक तरह से रीराइट कर दिया, फिर से लिख दिया,
समय सीमा हर जगह तय कर दी और 201 को भी एक तरह से रीराइट कर दिया, फिर से लिख दिया। और यही इस निर्णय की सबसे बड़ी आलोचना। तो अगर हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो बहुत सारे लोगों ने, और हमने देखा कि उपराष्ट्रपति तक ने इस निर्णय की आलोचना। तो पहला आलोचना का बिंदु यह है कि यह निर्णय शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को वायलेट करता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह कहता है कि 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, तीनों की अपनी अपनी भूमिकाएं, और तीनों अपने अपने कार्य को करें और अपनी अपनी भूमिका, अपनी अपनी हद, अपनी अपनी लिमिट में रहे। कोई किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। और विशेषकर न्यायपालिका के संदर्भ में शक्ति का पृथक्करण विशेष रूप से कठोर है। इसका मतलब न्यायाधीश को कानून नहीं बनाना चाहिए, न्यायाधीश को प्रशासन नहीं करना चाहिए, उसको न्याय करना चाहिए। और इसी प्रकार संसद को न्याय नहीं करना चाहिए और कार्यपालिका को न्याय नहीं करना चाहिए, सब अपना अपना काम करें। बट आलोचक ये कह रहे हैं कि यहां पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को पारित कर दिया। याद करिए, 10 विधेयक आर्टिकल 142 के तहत पारित कर दिए, जबकि संविधान यह कहता है कि विधेयक या तो राज्यपाल की सहमति से पारित होगा या राष्ट्रपति की सहमति से पारित होगा। बट यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पारित करते हैं। शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है। इसको न्यायिक सक्रियतावाद से भी जोड़ा जा सकता है। यह न्यायिक सक्रियतावाद जुडिशियल एक्टिविज्म का एक क्लासिक एग्जांपल है, जहां न्यायपालिका ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया, उसके कारण जो भी रहे, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का व्यापक रूप से उल्लंघन किया। इस रूप में भी शक्ति पृथक्करण भंग होता है कि आलोचक ये कहेंगे कि न्यायपालिका ने संविधान में भी लगता है संशोधन कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतने व्यापक इंटरप्रिटेशन दिए कि आपको अमुक कार्य के लिए अधिकतम 30 दिन की अवधि, अमुक कार्य के लिए अधिकतम 90 दिन की अवधि। तो ऐसा लगता है कि संविधान फिर से लिख दिया गया, और संविधान में संशोधन करने की शक्ति न्यायपालिका को संविधान नहीं देता है, यह शक्ति संसद के पास। लेकिन संसद के इस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका ने किया। तो पहली बड़ी आलोचना है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स वायलेट हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म। दूसरी आलोचना बहुत तकनीकी है और उसका संबंध आर्टिकल 145 क्लॉज 3 से। 145 क्लॉज 3 जब पढ़े तो 145 क्लॉज 3 कहता है कि संविधान की जब भी व्याख्या होगी, जब भी संविधान का इंटरप्रिटेशन होगा या जब भी संविधान की व्याख्या होगी, तो संविधान की व्याख्या हमेशा संविधान पीठ के द्वारा की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा की जाएगी। और संविधान पीठ में कम से कम 5 जज होने चाहिए, और तभी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या। लेकिन यहां पर संविधान की व्याख्या, या कुछ लोग आलोचक कहेंगे एक तरह से इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप में अमेंडमेंट कर दिया, इतनी बड़ी व्याख्या दी थी। और कितने जजों ने दी? 2 जजों ने। तो 2 जज कैसे संविधान की इतनी व्यापक व्याख्या दे सकता है? 145 क्लॉज 3 का उल्लंघन। लेकिन फिर देखो कि जुडिशरी का आर्गुमेंट क्या है कि इन 2 जजों ने कैसे फिर इतनी बड़ी व्याख्या दे दी। तो इनका सारा आर्गुमेंट फिर उसी न्यूक्लियर बॉम्ब से आता है, आर्टिकल 142। पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकते हैं, और उसी रूप में उन्होंने कहा कि कंप्लीट जस्टिस के लिए हमने ये कार्य कर दिया है। तो वहां से उन्होंने अपनी पावर डेराइव की। फिर भी संवैधानिक तौर पर यह निर्णय आलोचना का विषय तो है। अब आते हैं कि इस निर्णय का महत्व क्या है। इस निर्णय को जब हम पढ़ते हैं, 414 पेज का निर्णय इंटरनेट पर भी आप चाहे तो देख सकते हैं, खास करके लास्ट के जो 50-60 पेज हैं वो बड़े उपयोगी, बहुत अच्छे से उसका रैशनल बताया। सबसे पहली बात है कि न्यायालय कहता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी भी शक्ति का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं हो सकता, और आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर यह डेमोक्रेसी की नींव को हिला देगा। और इसलिए प्रत्येक संस्था को युक्त तरीके से शक्तियों का प्रयोग करना होगा। लेकिन यहां पर गवर्नर ने साफ साफ मनमाने तरीके से शक्तियों का प्रयोग किया,
अब आप समझो कि 3 साल तक आपने विधेयक को पेंडिंग रखा, तो यह मनमानापन है और यह आर्बिट्रेरीनेस लोकतंत्र संविधान के खिलाफ। तो इन्होंने कहा युक्तियुक्त है कि इस मनमानेपन को न्यायपालिका रोके, खासकर तब जब न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। दूसरी बात कि विधि निर्माण का कार्य बाधित नहीं किया जा सकता। अब न्यायपालिका ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जब तक विधि निर्माण नहीं होगा, विधि लागू नहीं होगी, तब तक जन कल्याण का काम नहीं होगा, तब तक सुचारू प्रशासन नहीं होगा। और अगर हम ये मान लें कि समय सीमा तय करने का अधिकार हमें नहीं, और पार्लियामेंट भी समय सीमा तय ना करे, और गवर्नर की हम इस पावर को स्वीकार कर ले कि वो अनिश्चित काल तक विधेयक को होल्ड कर सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति में तो राज्य की विधि सालों साल नहीं बन पाएगी। तो फिर लोकतंत्र विफल होगा, जनता का हित विफल होगा, प्रशासन विफल होगा, और कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ होगा। तीसरी बात देखो कि संघवाद का मुद्दा कि हमारा देश एकात्मक नहीं है, हमारा देश संघात्मक है। हां, यह अलग बात है कि वह विशिष्ट प्रकार का संघवाद है, लेकिन फिर भी वह एक संघात्मक विषय ही। और चूंकि संघात्मक है तो संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार की अपनी शक्ति होती है, उसका अपना क्षेत्राधिकार, उसकी अपनी स्वायत्तता है। एसआर बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। तो संघवाद यह कहता है कि राज्य अपने क्षेत्राधिकार में स्वायत्त है, लेकिन पूरे तमिलनाडु गवर्नर केस में हमने देखा कि राज्य के विधेयकों को गवर्नर ने पहले रोका। गवर्नर किसका प्रतिनिधि है? केंद्र का। तो इनडायरेक्टली केंद्र ने राज्य की विधि निर्माण की शक्ति बाधित की, और उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति ने विधेयक को सहमति देने से इनकार किया और 2 विधेयकों को पेंडिंग किया। तो एक तरह से संघ ने राज्य की विधि निर्माण की शक्ति को पंगु कर दिया, उसको रोक दिया, और यह फेडरलिज्म की स्पिरिट के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने कहा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट का यह कार्य गलत है। और आखिर में देखो ऐतिहासिक संदर्भ, इसकी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में चर्चा की गई। वो ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, थोड़ा उसको समझते हैं कि ये जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 200 है, 200, जिसको अभी हमने विस्तार से पढ़ा, भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। आर्टिकल 200 का सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक धारा थी, धारा 75, और वही धारा 75 भारत के संविधान में संशोधित होकर बन जाती है आर्टिकल 200। अब आते हैं, और ये थोड़े प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो धारा 75 क्या कहती थी? किसकी? भारत शासन अधिनियम। और यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कोट किया कि धारा 75 उस समय जो गवर्नर होते थे, जो राज्यपाल होते थे उस समय, उनकी स्वविवेक की शक्तियों से संबंधित था। और धारा 375 में भी यह बात थी कि जब राज्य विधानमंडल से विधेयक पारित होकर गवर्नर के पास आएगा तो गवर्नर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, और या वायसराय के लिए आरक्षित कर सकता है। वायसराय अभी राष्ट्रपति, लेकिन इसके साथ इन तीनों परिस्थिति के लिए स्वविवेक शब्द था। इन हिज डिस्क्रेशन द गवर्नर कैन ग्रांट एसेंट, कैन विदहोल्ड एसेंट, और कैन रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द वायसराय। तो इसका मतलब तीनों कार्य गवर्नर स्वविवेक से कर सकता था। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यह जो आर्टिकल था, यह पूरी तरह स्वविवेक था। अब जब हमारी संविधान सभा के पास, तो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद, जो संविधान निर्माता माने जाते, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद यह बात कही कि एक लोकतंत्र में इस प्रकार के स्वविवेक की गुंजाइश नहीं, और उन्होंने यह शब्द आर्टिकल 200 में आकर डिलीट कर दिया। इसका मतलब हमारे आर्टिकल 200 में, इसलिए देखो स्वविवेक शब्द गायब है, इन हिज डिस्क्रेशन हटा दिया और बाकी चीजें रहने दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान निर्माता का मंतव्य स्पष्ट है कि वे गवर्नर को उस लेवल की स्वविवेक की शक्ति नहीं देना चाहते थे। अगर वो देना चाहते तो हूबहू इसको रख लेते,
और हूबहू धारा 75 क्या कहती है भारत शासन अधिनियम की, कि गवर्नर स्वविवेक से अनुमति देगा, रोकेगा या करेगा, मंत्रिपरिषद का परामर्श जरूरी नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर ने अमेंडमेंट प्रस्तावित किया जिसको संविधान सभा ने स्वीकृत किया और उस अमेंडमेंट के द्वारा स्वविवेक वर्ड यहां से हटा दिया, तो इसका मतलब है कि संविधान सभा का मंतव्य क्या था। तो इन सारे तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 की व्यापक व्याख्या की। तो यहां पर आकर हमने तमिलनाडु गवर्नर केस और इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को विस्तार से देखा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस 1 मिनट अधिकतम मैं और आपका अटेंशन चाहता हूं, बस अपनी बात रखना चाहता हूं। बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। कारण यह था कि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं था, बट अब जिस स्टूडियो से मैं बात कर रहा हूं वो मेरे घर में है। तो अब मैं अपने घर में हूं और अब मेरे लिए बहुत सुविधाजनक है कि मैं निरंतर वीडियोज बना सकूं। परसों मैं समझता हूं कि 1 मिनट का लाइव हो गया था यूट्यूब पर। मैंने उसको बाद में डिलीट नहीं किया एक यादगार के तौर पर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि ये क्या है। एक्चुअली वो स्टूडियो सेटअप हो रहा था, फाइनल रूप ले रहा था। तो हमारे साथ वो एक्सपर्ट भी थे, क्योंकि मैं इन कामों में बिल्कुल अनाड़ी हूं। तो मैंने कहा कि भाई एक बार लाइव करके भी टेस्ट कर लो सब सही है या नहीं। तो वही 1 मिनट का वीडियो लाइव हो गया जिसमें मैं दिख रहा हूं, तो स्टूडियो सेटअप था। बट मुख्य बात यह है कि अब निरंतर मैं आपके सामने आता रहूंगा और वीडियो अपलोड करता रहूंगा। एक और बात कि तमिलनाडु गवर्नर केस से संबंधित कुछ मैटर है, कुछ लिखित चीजें हैं जो हाथ से लिखी गई है। तो वो सारा मैटर यदि आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मंजेश सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आज या अधिकतम कल तक वो सारा मैटर टेलीग्राम चैनल पर होगा और वहां से आप पूरा तमिलनाडु गवर्नर केस के निर्णय को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा अब कि इतना विलंब ना हो और अब बहुत ही रेगुलर अंतराल पर मैं आपसे मिलता रहूं, क्योंकि अब मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है और अब मेरे पास स्टूडियो भी है। तो अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है बचने का। तो इसलिए अब रेगुलर तौर पर पूरी कोशिश रहेगी वीडियो अपलोड करने की। तो आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। जय हिंद।